Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous part, 701, that is all about key audit matters के regarding आप लोगों ने टॉपिक कवर किया, जो कि सर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बात, ये SA 701 एप्लीकेबिलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये 701 एप्लीकेबल किन पे है. सर, नंबर वन, मैंडेटरी की अगर बात करें फिर तो लिस्टेड एंटिटीज कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में आपको कैम पैराग्राफ मिलेगा ही मिलेगा. मैं भूल गया, इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड ही कर लेते हैं. लिस्टेड एंटिटी का हम चेकआउट कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिकली पता लग जाता है. ये आप अपने लेवल पे देखिएगा, किसी लिस्टेड एंटिटी की, रिलायंस की ही ऑडिट रिपोर्ट ओपन करके देख लीजिएगा, वहां पे आपको जनरली कैम पैराग्राफ आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैम है क्या, की ऑडिट मैटर्स है क्या? सर, वो मैटर्स, पहली बात, जो ऑडिटर की सिग्निफिकेंस में, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मैटर्स सिग्निफिकेंट हैं. कौन से मैटर्स? जो कम्युनिकेटेड विद TCW. मुझे एक चीज बताइए, क्या ये मैटर जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखे होंगे ही होंगे? लो. अच्छा, क्या ये मैटर्स ऑडिट ऑफ FS के रिलेटेड होंगे? यस. हमने क्या कहा था? करंट ईयर का जो ऑडिट आप लोगों का हो रहा है, उसके रिलेटेड कोई मैटर्स कम्युनिकेटेड विद द TCWG है. मैं वर्ड दोनों को अलग अलग कर रहा हूं. यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था? कैम. नेचुरली वो थिंग्स होंगी जो करंट ईयर ऑडिट से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं. बट वो FS में होंगी या नहीं होंगी ये कोई जरूरी नहीं. क्लियर? कि जो आप कहते हैं जी मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG हैं, कि वो हर मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ये मे बी कोई नॉन फाइनेंशियल डाटा भी हो सकता है, कोई क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकता है, जो आपके ऑडिट के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, वन इज, एक तो लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, एंड दूसरा, या फिर लॉ या रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऑडिटर ने डिसाइड किया कैम को रिपोर्ट करने का, तो ही कैम पैराग्राफ आपको ऑडिट रिपोर्ट में मिलेगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट एक मेन पैराग्राफ कि कैम इज नॉट अ, 4 पॉइंट्स आपने पढ़े थे, जिनमें से नंबर वन क्या था जी? नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देने चाहिए थे मैनेजमेंट को, तो अल्टीमेटली सर मैनेजमेंट इसको कोई सब्सटीट्यूट ना समझे कि अपने को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑडिटर अपने आप कैम में दे देगा. नो. जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द FRF, जो डिस्क्लोजर जाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप वो अपने डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे. आप किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन फील ना करें कि ऑलरेडी कैम में चला ही जाएगा, मेरे को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है. मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी अपना पूरा करे, ये कोई मतलब नहीं है कैम जाना अल्टीमेटली कि वो उसका सब्सटीट्यूट हो गया. नॉट अ सब्सटीट्यूट. दूसरा, कैम नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिटर. किस बात का? कि जिन मैटर्स के कारण क्या जानी चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन जानी चाहिए, वो मैटर्स कैम में लिखने से अपने आप में आप बच नहीं सकते. कि अल्टीमेट आप शायद सोचें कि ये मैटर मैंने कैम में वैसे भी बता तो दिया, अब अपना क्लीन चिटापा दे सकते हैं, क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं, ऐसा कोई काम वहां पे नहीं होगा. क्लियर? एंड आफ्टर दैट नंबर थर्ड क्या था जी? कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द गोइंग कंसर्न. क्योंकि एज पर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ 700 वहां पे लिखा गया था, अगर 570 के अकॉर्डिंग देयर इज अ डाउट ऑन किसके ऊपर? एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. अगर आपको लगता है जी 570 में कोई खतरा दिख रहा है, कोई इंडिकेटर्स ऐसे दिख रहे हैं जो डाउट रेज कर रहे हैं कि आप गोइंग कंसर्न में नहीं रहने वाले, तो सर वो कैम के अंदर कवर नहीं होगा, वो अलग से पैराग्राफ आपका जाएगा. नीचे लिखा हुआ आपको मिला सर, बाय नेचर ये मैटर अपने आप में क्या होते हैं, की ऑडिट मैटर होते हैं, बट इनकी जगह अलग से दी गई है, इसीलिए कैम के अंदर आप इसको ना लेकर जाए. कौन से मैटर्स जिनके कारण मॉडिफाइड ओपिनियन होगी, एंड कौन से मैटर्स जो डाउट रेज कर रहे हैं गोइंग कंसर्न पे. बाय नेचर यस दे आर क्या? की ऑडिट मैटर्स, बट दे आर नॉट रिपोर्टेड अंडर दिस हेड. ये स्ट्रिक्टली वहां पे लिखा. क्लियर? तो घुमा फिराकर मैक्सिमम बात आपको एक चीज और नटशल मिली होगी क्या? कि सर
अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन कौन सी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्लेमर, कौन सी वाली, डिस्क्लेमर, तो वहां पे कैम पैराग्राफ प्योरली प्रोहिबिटेड है। किसी तरह का कैम पैराग्राफ वहां पे नहीं जाएगा जहां पे आप डिस्क्लेमर देने जा रहे हैं। क्लियर? सो ये कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट उसमें क्या करे, डिस्कस करे, इस वाले तक, यहां पे तक कोई डाउट आपका? क्लियर? मुझे हल्का सा डिफरेंस अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा 706 तक भी जा सकता है शायद। क्लियर? एक चीज बताइए, 706 में कौन से पैराग्राफ आए? EOM, that is emphasis of matter. What do you mean by emphasis? Focus, attention, kind attention, emphasis of matter। और दूसरा कौन सा था? अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर? सर अपन ने कल एक चीज डिफरेंस दोनों में क्लियर करा कि सर जो कैम है ना, नेचुरली ऑडिट ऑफ, अरे दोनों पैराग्राफ ही ऑडिट ऑफ एफएस से रिलेट तो करते हैं, बट जिसके बारे में तुम ये बताना चाहते हो इस मैटर के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, क्या वो मैटर ऑलरेडी बैलेंस शीट में है? सर कैम में तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैटर मे बी एफएस में हो या मे बी ना हो, क्योंकि कैम तो सिलेक्ट कहां से किया गया? वो मैटर्स जो कम्युनिकेटेड विद क्या थे? TCWG। और मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में वो क्या थे? मोस्ट सिग्निफिकेंस के, कि अगर मुझे ये बात पता है तो मेरे यूजर्स को भी पता होना चाहिए। मैं इसीलिए बस एक हाईलाइट कर रहा हूं, बट द मेन थिंग इज कैम में मैटर देना, मैं कोई सेपरेट ओपिनियन इशू नहीं कर रहा। ओपिनियन वही है जो नीचे पैराग्राफ में आप लोग पढ़ेंगे। मैं कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा इस मैटर देने से, इस कैम के अंदर रिपोर्टिंग करने से। ये तो सिग्निफिकेंस में लगे, मैंने बता दिए। मेरी जजमेंट में मुझे लगे कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिए। ये मुझे जरूरी लगे कि आप लोगों के लिए भी तो होंगे ही होंगे, जब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। बट ईओएम पैराग्राफ में या ओएम पैराग्राफ में सर ऑलरेडी वो मैटर कंटेन्ड इन किस में है? एफएस में। बट मैंने चाहा कि शायद एफएस को पढ़ते टाइम आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड ना करें, मे बी शायद आप उसको इग्नोर कर दें। तो मैं चाहता हूं कि आपका अटेंशन दोबारा एफएस में से उठाकर एक रेफरेंस देने से मैं आपका फोकस दोबारा लेकर आना चाहता हूं। तो दैट इज कॉल्ड एज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मेरा अगेन उसके बारे में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना मेरा मैटर नहीं है, ओपिनियन वही है मेरी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो अपनी 4 तरह की ओपिनियंस, आज थोड़ा सा पार्ट आपका होमवर्क भी होगा। टाइप्स ऑफ ओपिनियन जो मैं कब से डिस्कस कर चुका, वो राइटिंग थोड़ा सा आप अपना यहाँ पे चेकआउट करेंगे। 4 तरह की ओपिनियन ब्रॉडरली डिवाइडेड इनटू 2। नंबर 1 इज अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। और 705 कवर किसको करता है? मॉडिफाइड, क्योंकि अनमॉडिफाइड तो 700 ने कवर कर दी थी। जो बेसिक पहला पॉइंट था, पहला पेज था हमारा इस टॉपिक का 11 का, वो ऑलरेडी कवर कर चुका था। वहां पे चेक कर सकते हो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज भी आपको गिवन होगी वहां, कि सर अगर आपकी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो वहां पे क्या रिपोर्टिंग आप करेंगे, कैसे लैंग्वेज ड्राफ्ट करेंगे। एंड प्लीज अब जो कंटेंट करने वाले हैं 705, वर्डिंग बड़ा अच्छे से रीड आउट करिएगा, बिकॉज पेपर में आजकल ड्राफ्टिंग पूछने लग गए हैं। क्लियर? मे बी एक सिचुएशन गिवन होगी, यू हैव टू ड्राफ्ट द ओपिनियन, कि उस केस में मुझे लैंग्वेज ड्राफ्ट करके दो, कैसे ओपिनियन बना के दोगे। तो इसीलिए इलस्ट्रेशंस भी 1 2 3 एंड ऑल इसके साथ गिवन भी होंगी, साइड बाय साइड वहां से चेकआउट भी करेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, यस प्लीज। To expressly, clearly and appropriately modify opinion on the FS when the auditor, मुझे एक चीज बताइए सर, आपने कुछ मॉडिफाइड ओपिनियन में 2 वर्ड यूज किए थे। पहला जहां ऑडिटर कंक्लूड कर पाए और जहां ऑडिटर कंक्लूड ही ना कर पाए। सिचुएशन सर 2 आएंगी, ओपिनियन 3 होंगी। एक प्योर एडवर्स, एक प्योर डिस्क्लेमर और एक बीच, जिसको वर्ड आपने कहा क्वालिफाइड। वो तुम देखो कैसा चलेगा कैसा नहीं, उसका भी लॉजिक आपने बताया था। मटेरियल होना सिर्फ क्वालिफाइड, मटेरियल एंड प्रिवेसिव होना प्योर एडवर्स या प्योर डिस्क्लेमर। वो आप देखिए जैसा आपको सूटेबल लगेगा। बट यहां पे पॉइंट 2 है। अगर तो ऑडिटर कंक्लूड कर पाया, कंक्लूड कैसे कर पाया? दैट मींस उसने एविडेंस इकट्ठे करे। एविडेंस कैसे इकट्ठे करे? दैट मींस वो अपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर वगैरह, ऑडिट प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म कर पाया। तभी वो कह रहा है ना कि यहाँ पे एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और दूसरा वर्ड पढ़िए, इज, साफ कह रहा है जी अनेबल। मैं जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं ऑब्टेन कर पाया तो नेक्स्ट ऑन मैं कंक्लूड कैसे कर दूंगा, ये तो बता दो।
तो यहाँ पे कौन सी, देखो सिंपल सी बात, यहाँ फर्स्ट वाले में तो कौन सी जाती है, एडवर्ड्स, और दूसरे वाले में मोस्टली कौन सी जाती है, डिस्क्लेमर। बट ये डिपेंड करेगा लेवल के ऊपर कि मटेरियल एंड प्रिवेसिव था या ओनली मटेरियल था। क्योंकि अगर ओनली मटेरियल होगा तो वहां पे अपन क्वालिफाई देकर भी काम चला सकते हैं। पढ़िए आगे, टाइप्स ऑफ ओपिनियन 3। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग द टाइप। तेरे सामने वही वर्ड जो मैं चार्ट आपसे डिस्कस कर रहा था। सर अगर मटेरियल है बट नॉट प्रिवेसिव, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट प्रिवेसिव, या प्रिवेसिव मींस एट ऑल लेवल, एट एफएस लेवल पे पूरी गंदगी मचा रखी है, दैट मीन्स मैं काम ही नहीं कर पाया, हर जगह वो मिस्टेक आ रही है, फिर तो सर अल्टीमेट आपको एडवर्ड्स या प्योर क्या दे देना चाहिए, डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। बट अगर मटेरियल है, प्रिवेसिव नहीं है, तो आई थिंक सो क्वालिफाइड से भी आपका काम चल जाएगा। कारण दो ही थे, पहला दूसरा। पहला क्या था, जहां तुम कंक्लूड कर पाए मतलब काम कर पाए। दूसरा क्या था, जहां पे तुम अनेबल थे, काम नहीं कर पाए। फिर मैंने तुमसे पूछा, मैं कहा जी मुझे तो इतना पता है, अगर मिस स्टेटमेंट कह रहे हो मतलब काम कर पाए, कंक्लूड कर पाए, या तो जाएगी एडवर्स या जाएगी क्वालिफाइड। क्लियर। एडवर्स कब जाएगी, जब मटेरियल एंड प्रिवेसिव होगा। एंड अगर सिर्फ मटेरियल है तो वहां पे मैं क्वालिफाइड देकर भी काम चला सकता हूं। अगर आप हुए अनेबल, वैसे जाती है डिस्क्लेमर। बट डिस्क्लेमर कब जाएगी, मटेरियल एंड प्रिवेसिव होना। बट अगर सर सिर्फ मटेरियल था, नॉट प्रिवेसिव था, तो क्वालिफाइड से भी आप अपना काम चला सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट इज नोट, प्रिवेसिव मींस, हाँ जी इंपॉर्टेंट, पढ़िए। प्रिवेसिव इफेक्ट्स ऑन, The FS are those that, in the auditor's judgment, are not confined to the specific elements. आगे ना वर्ड, आर नॉट कन्फाइंड, नॉट लिमिटेड टू। एक तो होता है जी गलती तो है चलो मानना, बट प्रिवेसिव है सर। प्रिवेसिव मींस कोई स्पेशल एलिमेंट को थोड़ी या स्पेशल अकाउंट को थोड़ी, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है। एक तो होता है जी इंडिविजुअली एक दो जगह पे गलती है, चलो अपा ने भी इग्नोर कर दिया, मैंने मटेरियल मानते हुए क्वालिफाइड देके काम छोड़ दिया। बट उस आइटम का इम्पैक्ट जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गंदगी करेगा तो अल्टीमेटली वहां पे तुम क्या करेंगे सर, फिर तो उसको एडवर्स या डिस्क्लेमर हमें देना पड़े। नहीं तो मैं तो तैयार था, मैं तो क्वालिफाइड देने को रेडी था कि चलो एक्सेप्ट फॉर दिस, बाकी सही है, मैं फिर भी लिख देता। बट सर आर नॉट कन्फाइंड टू, एक जगह पे वो लिमिटेड नहीं है, जगह 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 उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और मिस स्टेटमेंट है, फिर तो सर कहां से छोड़ देंगे, फिर तो मुझे नेचुरली किस लेवल पे जाना पड़ेगा, एडवर्स या डिस्क्लेमर पे। आगे चलिए, इफ सो कन्फाइंड, हाँ जी, represent or could represent a substantial proportion of the FS. और चलो मैं कहता हूँ शायद मे भी आपके माइंड में ये पट्टी चढ़ जाए कि सर जो चीज लिमिटेड नहीं होती वो हमेशा प्रिवेसिव होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर लिमिटेड भी है बट एफएस का कौन सा पोर्शन कवर कर रही है, सब्सटेंशियल, तो भी तो प्रिवेसिव हुआ, तो भी तो प्रिवेसिव हुआ। प्रिवेसिव मींस एट ऑल लेवल्स उसका मेजर इंपैक्ट, जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिलाने का, दैट आइटम्स आर कॉल्ड एज बेसिकली प्रिवेसिव लेवल। आगे, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स आर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिस्क्लोजर वर्ड पढ़ना, जो फंडामेंटल। अब फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डिस्क्लोजर होने चाहिए, अगर तेरी एफएस में वही डिस्क्लोजर गिवन नहीं है, हाउ कुड आई से दैट मटेरियल थे जी प्रिवेसिव नहीं है। अरे भाई फंडामेंटल डिस्क्लोजर जो एक बैलेंस शीट में होने चाहिए वो ना देना, तो फिर गलती है ना आपकी, फिर तो वो मटेरियल एंड क्या माने जाएंगे, प्रिवेसिव। तो प्रिवेसिव का 3 वर्ड्स में मीनिंग बताइए। पहला वर्ड, जो एक स्पेसिफिक अकाउंट, आइटम या कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल तक रुकते नहीं है, ऑल ओवर लेवल पे है। दूसरा, अगर स्पेसिफिक लेवल पे रुके हैं बट मैं क्या करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेजर पोर्शन कवर करते हैं। और तीसरा, अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर बात करें तो कौन सा डिस्क्लोजर है जो फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है, हाउ कुड आई से दैट कि वो प्रिवेसिव नहीं है। मैं तो नेचुरली प्रिवेसी मानूंगा, और मटेरियल तो नेचुरली सर वो तो मैं काउंट ही किसके लिए कर रहा हूँ, मटेरियलिटी के अकॉर्डिंग। तो जब वर्ड आया मटेरियल एंड प्रिवेसिव होना, मैंने साथ के साथ वर्ड क्या बोल दिया, एडवर्स, एंड साथ में क्या बोल दिया, डिस्क्लेमर। सर तुम देखो कंक्लूड कर पाए तो एडवर्स, नहीं कर पाए तो डिस्क्लेमर। और अगर मटेरियल बट नॉट प्रिवेसिव है, सिर्फ मटेरियल है, तो क्वालिफाइड। दोनों सिचुएशंस में आप क्या करिएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दीजिएगा। क्लियर। चलिए, डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ, हाँ जी, Modification to the auditor's opinion.
यस प्लीज। हाँ। qualified opinion. हम्म The auditor shall express a qualified opinion when हम्म the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, हम्म concludes that misstatements, individual or in aggregate, आर मटेरियल बट नॉट, क्या लिखा हुआ है सर? जिसको ऊपर का चार्ट समझ आ गया, नीचे का पैराग्राफ आप जस्ट एक रीडिंग पार्ट रह जाएगा। क्रक्स तो ऊपर दे चुका कि हाउ कुड यू डिटरमिन कि यहाँ पे कौन सी ओपिनियन दे। कहते सर बता तो दिया ऊपर कि अगर तुम ये कह पा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं बट वो प्रिवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड दे दो। एंड द ऑडिटर इज अनेबल, जहां पे हाँ जी the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to the base the opinion, but the auditor concludes that the possible effects on the FS of the undetected misstatements, if any, could be material. कुड भी मटेरियल, अगर सर कोई अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अगर होंगे भी तो वो मटेरियल हो सकते हैं बट प्रिवेसिव नहीं है। तो मैंने सोचा कि दोनों जगह पे फिर आपका कौन सी दे दो, क्वालिफाइड। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिकॉज बिकॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंसेस होना ताकि तुम कंक्लूड कर पाए, वो मटेरियल हो सकते हैं बट प्रिवेसिव नहीं है, तो मैंने क्या दे दिया, क्वालिफाइड। आगे एडवर्ड्स, अब वही वर्ड्स सर, अगर वो मिसस्टेटमेंट्स आप क्या काउंट कर रहे हैं, मटेरियल एंड क्या होना, प्रिवेसिव होना, तो सर नेचुरली आप वहां पे ओपिनियन क्या एक्सप्रेस करेंगे, एडवर्ड्स। एंड डिस्क्लेमर के केस में ये पढ़िएगा। हाँ जी। The auditor shall disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the FS of undetected material. और उसने ये भी कहा, मतलब पहला मैं तो अनेबल हूं और प्लस मैंने ये कहा कि पॉसिबल इफेक्ट ऑन द एफएस जो होंगे ना अनडिटेक्टेड के। मैं अनडिटेक्टेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो काम ही नहीं कर पाया। मैंने साथ में ये भी कहा, मैं कहा जी जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट यहां होंगी ना, उनका इफेक्ट अपने आप में मटेरियल भी होगा एंड प्रिवेसिव होगा। इसीलिए इसीलिए द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन when in extremely rare circumstances involving, क्या लिखा हुआ है, multiple uncertainties. Yes. The auditors conclude that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainties, it is not possible to form an अच्छा, opinion. मान लो मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन भी कर लिए, शायद तुम इस बात को क्रैम कर लो कि मतलब ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना मतलब तुम काम कर पाए। उस एविडेंस का करूं क्या जिससे मैं कहीं कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाया। इतनी मल्टीपल अनसर्टनिटीज हैं, ये भी तो पॉइंट देखो ना कि क्रैमिंग फैक्टर भी क्यों करना। आप अल्टीमेटली कह रहे हो कि मैं काम नहीं कर पाया, चलो ये तो वेरी क्लियर हो गया। और तूने कहा कि अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है ना, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो अपने आप में मटेरियल एंड क्या होंगे, प्रिवेसिव। चलो मैंने डिस्क्लेमर दे दी। मैं कह सर अगर मान लो आप एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाए, मतलब तुम काम तो कर पाए, फिर तो एडवर्स जानी चाहिए, फिर तो क्वालिफाइड जानी चाहिए। कहता नहीं सर, ऐसे एविडेंसेस का करूं क्या जो मुझे किसी कंक्लूजन तक नहीं लेके गए, जिनके कारण, कारण क्या था, मल्टीपल अनसर्टनिटीज होना। जितनी ज्यादा मल्टीपल अनसर्टनिटीज होंगी, ये एविडेंस भी मेरे किसी काम नहीं आएगी। बता मैं ओपिनियन क्या ड्रॉ करूं। तो उस केस में भी आपको क्या कर देनी चाहिए, डिस्क्लेमर दे देनी चाहिए कि सर ड्यू टू मल्टीपल अनसर्टनिटीज having obtained the SAE still I am not able to draw a conclusion on that, कि मैं कोई ओपिनियन आपको दे पाऊं, मैं फिर भी आज भी क्या हूं, अनेबल। तो शायद कल इस वर्ड पे मत जाना कि आप ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाए तो मतलब वहां पे डिस्क्लेमर तो जाएगा ही नहीं। सर साथ में वर्ड क्या आ गया, द वर्ड इज अनेबलनेस टू फॉर्म एन ओपिनियन। द मेन वर्ड इज ओपिनियन ना बना पाना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर, ना कि एविडेंसेस ना इकट्ठे कर पाना। क्लियर। चलिए ड्यू टू द, यस प्लीज, potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the FS. नेक्स्ट इज आफ्टर दैट। हाँ जी, अब यहाँ पे आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट इफ मैनेजमेंट इम्पोजेस द, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या ये चार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, यस ऐसे 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जहां पे वर्ड क्या पढ़ा था कि सर अगर मैनेजमेंट, पहले तो अगर कोई लिमिटेशन लगानी है पहले बताओ, तुम बाद में क्यों बता रहे हो। और अगर तुम बाद में मेरे पे बताओगे, और मुझे एक तो था कि चलो मेरी कौन सा ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा, मान ले यार कोई दिक्कत थोड़ी है, बट अगर मुझे लग रहा है कि वो लिमिटेशंस जो मेरे पे लगा रहे हैं ना, इम्पोज कर रहे हैं, उससे मेरी ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा, फिर मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा कि सर ये स्कोप गलत है जी,
अपने बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसको इन्होंने डायग्रामेटिकली बड़ा सही सिस्टम से बनाया। पढ़िए, सबसे पहला एक्सेप्टेंस ऑफ क्या हो चुकी, उसके बाद ही कम्स टू नो दैट मैनेजमेंट हैज इम्पोज स्कोप लिमिटेशन जो कि लाइकली टू रिजल्ट इन किस में होगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेम। मैं तभी कंसर्न करूंगा ना, तभी अपनी बात आगे चलाऊंगा कि सर ये जो लिमिटेशंस मेरे पे लगा रहे हैं, ये जो स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा रहे हैं या कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं टर्म्स कंडीशन, इसका मेरी ओपिनियन पे क्या पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा। आगे, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव दिस, उनको समझाओ, प्यार से कहो कि अल्टीमेटली सर ये लिमिटेशंस मेरे पे हटाई जाएं, क्योंकि ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट लेकर आएगा, मैं खुलकर काम नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगर तो मैनेजमेंट मान जाती है फिर तो दिक्कत ही किस बात की, फिर तो लिमिटेशन लगाई, लिमिटेशन हटाई। दूसरा, अगर मैनेजमेंट कर देती है रिफ्यूज कि ना जी हम तो नहीं करेंगे, अब ये मैटर किसके पास जाएगा, टीसीडब्ल्यू जी, नेचुरली अपर अथॉरिटी के पास। क्लियर, वहां पे वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म, चलो मैं भी फिर इतनी अड़ने वाली बात नहीं करूंगा, मैंने देखा कि जो लिमिटेशंस ये लगा रहे हैं, क्या मेरे पास कोई तौर तरीके हैं, कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू मैं उस आइटम को डील कर सकता हूं, उस लिमिटेशन को मैं रिमूव कर सकता हूं। अगर तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेट है, इनको लगाने दी, लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपना काम कर पा रहा हूं ना। क्लियर, वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन SAAE, इफ यस देन व्हाई टू वरी, अपने पास अपने तौर तरीके हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाऊंगा और अपना रिजल्ट निकाल लूंगा। बट सर मैंने उसमें भी अनेबलनेस दिखा दी, मैं कहना जी कोई और ऑल्टरनेट है भी नहीं और ये मुझे करने नहीं दे रहे। पढ़िए, नो, तो उस केस में फिर मैं उसका इफेक्ट किस पे देखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखो जी, अगर तो सिंपल सी बात मटेरियल बट नॉट प्रिवेसिव होगा, फिर तो मैं वहां पे क्या इशू करूंगा, क्वालिफाइड। अगर वो मटेरियल एंड प्रिवेसिव हुआ तो मैं उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिग्नेशन देखूंगा कि जी बेटर अपन डिस्क्लेम ही कर दें, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट कर दें। अगर तो विड्रॉ करना पॉसिबल है तो बेटर आप छोड़, आप रिजाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो फॉलोइंग द, जो आपने पढ़ा था कि विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट करना, डिटरमिन योर प्रोफेशनल एंड लीगल ड्यूटीज आपकी क्या बनती है, वो सारा पॉइंट एज इट इज क्लियर। कम्युनिकेट करना टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट करा, ठीक है ना, फॉर्म फाइलिंग एंड ऑल, वो सारा डिटो कॉपी पेस्ट, वो कई जगह मिलेगा। जहां वर्ड तुमने पढ़ा ऑडिटर का विड्रॉल, ऑडिटर का रिजाइन, वो पैराग्राफ कॉपी कर लेना, चैप्टर 5 का लास्ट। क्लियर, अच्छा, अगर पॉसिबल नहीं है रिजाइन करना, फिर तो सर कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यू जी को, और मैं तो सीधा ओपिनियन में लिख दूंगा डिस्क्लेमर, समझ गए ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कल को ये आप ही आगे पीछे फिरेंगे कि ऐसी भी क्या बात हो, क्योंकि जनता में इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा ना, दोनों का ही, एडवर्ड्स का भी और डिस्क्लेमर का भी। ऐसा भी क्या हो गया कंपनी में कि ऑडिटर कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, कि ऑडिटर ने डिस्क्लेमर दे दिया, ऐसी भी क्या बात है, ये और नेगेटिविटी में जाएगा। समझे ना पॉइंट, तो मेरा कुछ नहीं जाना, अपने पे अगर वो लिमिटेशंस लगाएंगे मैं तो इस मुताबिक रूल आउट करूंगा। पॉसिबिलिटी निकलती है तो ठीक है, क्वालिफाई दे के काम चलता है तो ठीक है, अगर नहीं है, मटीरियल एंड प्रिवेसिव इंपैक्ट है, फिर तो या तो विड्रॉल, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है फिर तो ओपिनियन दे दे, डिस्क्लेमर दे दे, खत्म। समझे पॉइंट, अगर तेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई, आप यही चीज को फॉलो करते हुए क्या बनाएंगे, रिप्लाई बनाएंगे। क्लियर, हाँ जी। रिजाइन में मैंने ओपिनियन थोड़ी दी, ओपिनियन दे रहा हूं, बिल्कुल मैं अनेबल हूं, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे पे लिमिटेशंस लगाई गई। डिस्क्लेमर इज एन ओपिनियन, वो ओपिनियन है। रिजाइन करना क्या है, विड्रॉल करना। मैं कहा जी मैं करूंगा ही नहीं, मैं कुछ भी वहां पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं तो अपना छोड़ के ही जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है ये चीज। चलिए, फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपकी अनेबलनेस थी। मैंने ऊपर पढ़ो मैटर राइजिंग कौन से, सेकंड वर्ड पढ़ो, कौन से मैटर्स राइज हुए, कौन सी लिमिटेशंस वो लगा रहे हैं विच लाइकली टू रिजल्ट इन Q&D, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। एडवर्ड्स का तो पॉइंट ही नहीं है, एडवर्ड्स पे मेरे पे आंखें दिखाएंगे वो, मैं तो 1 मिनट से पहले कलम फेर दूंगा, मैं कहा लो जी तुम तो पहले चोर थे आज भी हो, ये लो, उसमें थोड़ी मेरा कुछ जाएगा। यहाँ ठीक है, लिमिटेशंस लगाना, लाइकली टू रिजल्ट मैंने पहले लिखा हुआ वहां पे क्या, कि वो मैटर्स, वो लिमिटेशंस जिनके कारण क्वालिफिकेशन में जा रहा हूं या डिस्क्लेमर में जा रहा हूं, एडवर्ड्स में नहीं। एडवर्ड्स में तो क्या है, बड़ी है तुम डाल लो, मैं तो एडवर्ड्स पहले कर देता हूँ, मेरा क्या जाएगा। पढ़िए, फॉर्म एंड कंटेंट में, यस प्लीज, Form and the
content of the auditor's report in case of modified opinion. Auditor's opinion. When the auditor modifies the audit opinion, the auditor shall use the heading qualified. अच्छा, वहां पे हेडिंग की क्या हो जाएगा? एक तो सिंपल वर्ड था ओपिनियन, अब ओपिनियन वर्ड नहीं, ओपिनियन की जगह क्या आ जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हेडिंग की चेंज, सिंपल वर्ड ओपिनियन की जगह ये वर्ड्स, और साथ में कौन जाएगा? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ये जरूरी है, कारण भी तो बताना पड़ेगा। मैं कह के चला जाऊं जी कंपनी तो गलत काम कर रही है, बता भी तो क्या गलत कर रही है? बस जी गलत कर रही है, क्या गलत कर रही है वो तो बता दो। बेसिस तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसमें नहीं मांगा, क्लीन में क्या मांगेगा? कंपनी सही कर रही है, कोई बुरा थोड़ी बोल रहा हूं, बट जहां पे तुम कह रहे हो कि कंपनी गलत है जी, कंपनी में क्वालिफिकेशन है, कंपनी का डिस्क्लेमर है, तो रीजन देना पड़ेगा, कारण क्या, ताकि तेरे यूजर्स को पता तो लगे रिपोर्ट पढ़ के कि कंपनी क्या कुछ कर रही है। आगे बढ़िए, यस अमेंड दी हेडिंग। कहां तुम पहले वर्ड लिखते थे? बेसिस फॉर ओपिनियन, अब आएगा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन। चलिए, विद इन दिस सेक्शन include a description of the matter giving rise to the modification. बिल्कुल, यहां पे लिख मैटर डिस्क्राइब करें जिनके कारण मॉडिफाइड ओपिनियन दी गई है। मैटर डिस्क्राइब करें जिनके कारण मॉडिफाइड ओपिनियन दी गई है। चले आगे, चलिए, द ऑडिटर शैल इंक्लूड In the basis for opinion section, a description and quantification of the financial effects of the misstatement unless impracticable. इसको लिख क्वांटिफाई द फैक्ट ऑल्सो, क्वांटिफाई द, हाँ इफेक्ट, क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑन एफएस, और डिस्क्रिप्शन के साथ ही ऐड कर लेना। पहले वाले में लाइन तो वही लिखी है, इस वाले में वही लिखी है कि डिस्क्रिप्शन बताओ, प्लस मेन चीज इसमें क्या आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका इफेक्ट क्या करें? क्वांटिफाई। एंड अनलेस क्या लिखा हुआ है? इम्प्रैक्टिकेबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो अलग चीज है, नहीं तो आप उसको करिए जरूर। आगे, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट, द ऑडिटर शेल सो स्टेट इन दिस सेक्शन। इसको लिख यहाँ पे, अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो ऑडिटर इस बात को बेसिस में लिखे। अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो ऑडिटर इस बात को बेसिस में लिखे। चलिए, यस इफ देयर इज material misstatement of the FS that relates to the narrative disclosures, the auditor shall include in the basis for opinion section an explanation of how the disclosures are misstated. इसको लिख ले, मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू डिस्क्लोजर। याद रखने के लिए मिसस्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड टू क्या है? नरेटिव। नरेटिव डिस्क्लोजर मींस डिटेल्ड काइंड ऑफ, कि जिनके बारे में प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, तो ऑडिटर वहां पे क्या बताए? हाँ, कैसे वो मिसस्टेटेड है। मतलब अगर आप कहते हो कि सर इन्होंने डिस्क्लोजर सही नहीं दिए, कैसे नहीं सही दिए? स्टेट करना, ऐसे थोड़ी कि हल्का सा बता के चला जाएगा, प्रॉपर बता कि फिर वहां पे फिर मिसस्टेटमेंट कैसे, हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटेड। नंबर 2, इफ देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट रिलेट टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शेल डिस्कस द नॉन डिस्क्लोजर विद द TCWG। क्या मैंने सीधा रिपोर्ट में लिया? नो, मैं कहा जी कोई इंफॉर्मेशन आपने नॉन डिस्क्लोज करी है, लेट मी कंफर्म विद द पहले TCWG, पूछ तो लें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या किस नेचर की है। दूसरा, डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन द नेचर ऑफ, क्या? ओमिटेड इंफॉर्मेशन। नेचुरली इंपॉर्टेंट होगी तभी तो तू इस मैटर में लेके जा रहा है। क्लियर? एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो सर देखो सिंपल सी बात, अगर तो अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन include the omitted disclosure if practical and the auditor has obtained SAAE about the omitted information, फिर तो वो information भी वहां पे उस basis for opinion में provide करो। अगर law या regulation ने prohibit करा फिर रहना, फिर मैनेजमेंट ने जानबूझ के थोड़ी वहां पे मिस करा होगा, उसको लॉ ने रेगुलेट करा या रेगुलेशन ने मना करा, तभी वो इंफॉर्मेशन उन्होंने एफएस के अंदर क्या नहीं करी? प्रोवाइड नहीं करी, नहीं उनको कोई शौक थोड़ी था। बट सर जो इंफॉर्मेशन तेरे मुताबिक एफएस के अंदर होनी चाहिए थी, तूने TCWG से बात करी, मैंने कहा जी ये इंफॉर्मेशन आपने एफएस में क्यों नहीं दी, जबकि वो मटेरियल है, प्रिवेसिव है, वहां पे होना चाहिए था,
आपने प्रोवाइड नहीं करी, मैनेजमेंट से पूछा, कहते जी हमें लॉ या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं दे सकते। तो ठीक है, फिर मैं वहां पे अपनी ओपिनियन में नहीं लूंगा। बट अगर वो जरूरी थी, मैनेजमेंट ने नहीं दी, तो वो उठा के पैराग्राफ, वो इन्फॉर्मेशन उठा के अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में दे कि ये फलानी इंफॉर्मेशन थी जो आपके इस मैनेजमेंट ने एफएस के अंदर प्रोवाइड नहीं करी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इफ द मॉडिफिकेशन results from the inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall include in the basis for opinion section the देखो ऊपर वालों में तो मिस स्टेटमेंट थी, तीसरे वाले में क्या आ रही है? इनएबिलिटी। समझे वर्ड? मेरे को दोबारा बताइए, 3 वर्ड्स यहाँ पे आए हैं। पहला मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू नरेटिव डिस्क्लोजर, दूसरा मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओमिटेड इंफॉर्मेशन, तीसरा इनएबिलिटी। तीसरा वर्ड क्या है? इनएबिलिटी, कि अगर आपकी मॉडिफिकेशन का कारण आपकी नाकामी है, कि अल्टीमेट आप काम नहीं कर पाए, तो वहां पे तो फिर आपको बस ये इनएबिलिटी एक्सप्रेस करनी है कि आप क्यों नहीं काम कर पाए, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, आपको जस्ट ये डिस्क्लोज करना। डन सर? ओके। वर्डिंग ऑफ, हाँ जी अब पढ़िए, वर्डिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, इसको क्रैम कर लेना पूरा पूरा, एक तरह का जिसको कहते हैं जी प्रॉपर क्रैमिंग, क्योंकि यहां से ही ड्राफ्टिंग बनेगी। किसी भी सिचुएशन को उठा के तुझे दे देगा क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करना, तो उसकी लैंग्वेज तुझे याद होनी चाहिए कि इस तरह की लैंग्वेज होती है। लाइन वाइज पहला पढ़िए जी। सर वैसे ना क्वालिफाइड ओपिनियन होती क्लीन ओपिनियन ही है, वर्डिंग क्लीन ओपिनियन वाली ही होती है, बस स्टार्टिंग में वर्ड क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर दिस, इनको छोड़ के बाकी सही, तभी तो क्वालिफाई कर रहा हूं। एंड इनको छोड़ के मतलब वो कौन से मैटर्स हैं? जिनके कारण मॉडिफिकेशन जा रही है, जिनके कारण मटेरियल हैं बट क्या नहीं है? प्रिवेसिव। प्रिवेसिव नहीं थे, मटेरियल थे, इसीलिए मैंने कह दिया एक्सेप्ट फॉर दिस, बाकी सही। पढ़िए, इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, except for the effects of the matter described in the basis for सर qualified opinion section. उन इफेक्ट्स ऑफ मैटर को छोड़ते हुए जो मैंने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में लिखे हैं, बाकी पढ़ लीजिए। दैट एफएस प्रेजेंट फेयरली in all material respect or give a true and fair view in accordance with the fair presentation framework and according to the compliance framework, everything is fine, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बस उन मैटर्स को छोड़ के जो मैंने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आपको बताए हैं, क्लियर, उन मैटर्स के इफेक्ट को छोड़ दे, क्योंकि मैंने उसको क्वालिफिकेशन में डाल दिया। एक्सेप्ट फॉर दीज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बाकी सब कुछ सही है, इनको छोड़ दो। आगे, वर्डिंग ऑफ एडवर्स ओपिनियन, यस। If the auditor's opinion, because of the significance of the matters described in the basis for adverse opinion, ये लैंग्वेज ऐसी चलती हमेशा कि सर नेचुरली किसी को बेस मानते हुए ही आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे ना। इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस, डिस्क्राइब्ड इन द कहां पे? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, द एफएस डू नॉट प्रेजेंट, वर्ड क्या लिखा हुआ है? फेयरली, साफ कह दो ना, डू नॉट, और यहां पे हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन में आप कंक्लूड कर पाते हैं, एडवर्स ओपिनियन में आप कंक्लूड कर पाते हैं क्या चीज? कंक्लूड कि एफएस आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एफएस नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, तो प्योर नॉट वर्ड, सिंपल नॉट। आगे डिस्क्लेमर में क्या दोगे सर? हाँ जी, when the auditor disclaims an opinion due to the inability to obtain sufficient appropriate evidence, the auditor shall state the auditor does not state that एक the तो ये auditor लिखो कि ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, स्टेट दैट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर, जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं कहां पे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल, हाँ जी, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the FS, yes, and amend the statement required by SS 700, which indicates that the FS have been audited, to state that the auditor was engaged to audit the financial statement. हाँ फिर वो लाइन चेंज कर देना ना, अब ऑडिट तो हुआ ही नहीं। तुमने 700 के अंदर कुछ एक वर्ड लिखा था कि, अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट में, अब ये लाइन थोड़ी जाएगी, एफएस का तो ऑडिट हुआ ही नहीं। ऑडिट होना मतलब क्या था? ओपिनियन होना, ओपिनियन तो दे नहीं रहा,
तो कहते वो 700 की ना लाइन चेंज कर देना, रिवाइज कर देना। क्या? विच इंडिकेट किया करते थे कि एफ एस हैव बीन क्या हुई, अब तो ऑडिट हुआ ही नहीं, तो सर 700 की वो लाइन चेंज कर देना कि नेक्स्ट ऑन टू स्टेट दैट द ऑडिटर वॉज एंगेज्ड, वहां पे कर देना वॉज। क्लियर? कि हाँ एंगेज किया गया था ऑडिट करने के लिए, बट ही इज अनेबल टू कलेक्ट द या ऑब्टेन द SAAE, वहां नहीं कर पाया, और वो अपनी इनएबिलिटी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। वॉज टू एंगेज, बुलाया गया था ऑडिट करने के लिए बट ऑडिट नहीं कर पाया। कहीं तुम कह दो FS हैव बीन ऑडिटेड, ऑडिट तो हुआ ही नहीं, रखा गया था, बुलाया गया था, बट ऑडिट तो हुआ ही नहीं। ये पॉइंट ये याद रखना, डिस्क्लेमर में ये एक्स्ट्रा वर्ड होगा, ये हमेशा एक एक्स्ट्रा वर्डिंग जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे लिख दो 700 के अकॉर्डिंग वो लाइन चेंज करेंगे बिकॉज ऑडिट तो हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑडिट तो हुआ ही नहीं। किसमें? हाँ बिल्कुल, पहली बात तो AGM में मैटर चला जाएगा। AGM में मेंबर्स ही कहेंगे जी फिर हम स्पेशल ऑडिट करवाएंगे, आपके कहने पे नहीं, हम खुद ही करवाएंगे जो भी करवाना है। फिर मेंबर्स बोर्ड से पावर ले लेंगे ना, क्योंकि मेंबर्स की अल्टीमेट पावर तो किसकी चलनी है, मेंबर्स की चलनी है। BOD का ये अपने आप में डिफॉल्ट काउंट होगा ना कि ऑडिट क्यों नहीं करवा पाए, कि ऑडिटर आके डिस्क्लेमर दे रहा है, दैट मीन्स तुम में कोई कमी होगी ना। ये चीज आगे बढ़िए। यस प्लीज। डिस्क्रिप्शन ऑफ, हाँ जी। Description of auditor's responsibility. In case of qualified or adverse opinion, state that auditor has obtained sufficient and appropriate evidence to provide a basis for the auditor's modified opinion. In case of क्या लिखा हुआ है, state the auditor, state that auditor has obtained, word क्या लिखा हुआ है, SAAE to provide a basis for, क्या लिखा हुआ है, auditor's modified opinion, auditor's modified opinion. In case of, yes, disclaimer of opinion, our responsibility is to express an opinion, वहां पे आप अपनी वर्डिंग कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है बेस्ड ऑन कंडक्टिंग द ऑडिट एज पर द essay issued by ICAI। बट सर नेक्स्ट आगे वर्ड क्या लिखेंगे, हाउएवर वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन, बट सर हम अनेबल हैं, हम अनेबल हैं, यस प्लीज आगे। Unable to obtain sufficient and appropriate evidence to include only the following. A statement that the auditor's responsibility is to conduct an audit of the entity's FS. मतलब पहले में मैं अपनी क्या बताऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमें ऑडिट करने के लिए बुलाया गया। दूसरा स्टेटमेंट दैट हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर, ये वही चल रहे हैं जो 3 पॉइंट आप पीछे पढ़ नहीं चुके, ये आपने ऊपर पढ़े नहीं गया, ये वाले 3, ये वही रिपीट आगे दोबारा। क्लियर? ये रिपीट लिख लीजिए आप इसको। क्लियर? एक बार यहां तक रिवाइज करिए फटाफट, क्योंकि नेक्स्ट आगे लिटिल बिट थोड़ा सी पार्ट है। लो कंसिडरेशंस व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स, क्या लिखा हुआ है, एन ओपिनियन। आपने एक चीज कहा था कि अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है तो उस पैराग्राफ में, उस रिपोर्ट में कैम पैराग्राफ नहीं जाएगा। क्लियर? एंड जो भी ये मैटर्स होंगे जब आप मॉडिफाई करने की बात करेंगे तो ये सारे मैटर्स आपके किसको कम्युनिकेट होंगे, टू द TCW। लो जी फटाफट एक बार रिवीजन करिए, 5 मिनट लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो देखिए। FS में हाँ क्लीन, क्योंकि मैं तो मटेरियल में स्टेटमेंट्स को लेकर कंसर्न हूं ना। यस डू इट फास्ट। WR भी जरूरत नहीं है, जो मैटर ही अपने आप में इमटेरियल, उसमें तो क्या करना ये चीज। क्या चीज? हाँ वो WR लिख दे, वो फ्रॉड के बारे में था, वो फ्रॉड में आपने कहा था। करिए जी रिवाइज करिए, 5 मिनट लीजिए, जल्दी रिवाइज करिए। एंड आफ्टर दैट इलस्ट्रेशंस आपकी कुछ सामने पड़ी हैं, ये नॉर्मली जिसमें जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन की ही आपको ये ड्राफ्टिंग बताकर जाएगा इलस्ट्रेशन 1 के अंदर। यहाँ पे चेक करिएगा, ये देख क्वालिफाइड ओपिनियन और उसके नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और इसमें वर्ड पढ़िए कहाँ पे लिखा हुआ है, इन अवर ओपिनियन, ये वाला पैराग्राफ। पहले तो ये इंट्रोडक्टरी पैरा होता है ना अपना, जिसमें आप बताते हो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी कंपनी की, क्या क्या कंपोनेंट्स आपने करे, इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ये देखो क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ, कौन से मैटर जो डिस्क्राइब कहाँ किए गए, बेसिस फॉर
क्वालिफाइड ओपिनियन में। बस यहां से नेक्स्ट कहानी किसमें चली जाती है, इन मैटर्स में। क्लियर, क्योंकि बाकी लैंग्वेज तो क्लीन की थी। और यही नेक्स्ट आगे चेक कर, कहीं ना कहीं ये देख कैम पैराग्राफ भी दिया हुआ है, ये कैम पैराग्राफ भी एक बार पर्टिकुलर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर, और इसमें इन एडिशन टू द मैटर्स वगैरह सारा कुछ लिखा होगा कि इसके बारे में हम कोई अलग से ओपिनियन आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, ये चीज। अदर मैटर पैराग्राफ ये देख, जो आप आगे 706 में पढ़ेंगे। क्लियर, यहाँ पे देख लिखा हुआ स्पेशली, ये लाइन पढ़ोगे अदर मैटर में तो दोबारा एग्जांपल नहीं देखेंगे ना। अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ये लाइन लिखनी जरूरी होती है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी अदर मैटर्स में गई है, ईओएम में गई है, मैं उसके बारे में कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपने आप से एक इंटीमेशन आपको दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग टू, बस दैट्स इट। बट मेरा इस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन वही है जो एक सेक्शन में जा रहा है। आगे नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन होगी। पहले तो इंट्रोडक्टरी पैरा, आफ्टर दैट यहाँ पे पढ़ इन अवर ओपिनियन। जो मैटर कहाँ दिए गए, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में डू नॉट, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और यहां से सीधी बात कहाँ चली गई, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। तो ये लैंग्वेज याद करने वाली चीज है, शायद कोई ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन निकल आए तो आपको पर्टिकुलरली ये करना पड़ेगा। क्लियर, आफ्टर दैट यस नेक्स्ट इज लास्ट एग्जांपल ऐसे ही होगी डिस्क्लेमर की। हाँ ये जरूर पढ़ना, क्योंकि डिस्क्लेमर वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट था, जिसमें आपने क्या कहा था, एक तो चीज आपने यहाँ पे लाइन मेन वी, ये वाला पढ़ो जी, ये देख फर्स्ट वर्ड ही पढ़, क्या लिखा, वीवर। मैंने क्या लिखा कि एफएस ऑडिट हुई, मैंने कहा वी वर एंगेज टू ऑडिट ऑफ किसके लिए, इस एंटिटी के लिए हम आए। क्योंकि क्लीन ओपिनियन का चेक कर, सबसे पहली इलस्ट्रेशन ओपन करना आपकी बुक में क्लीन ओपिनियन की होगी, सबसे पहली इलस्ट्रेशन वो तुम्हारे एलिमेंट्स के बाद ऑडिट रिपोर्ट की इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें ओपिनियन की पहली लाइन पढ़ क्या लिखी हुई है, वी हैव ऑडिटेड। ये वो बात, समझ रहे पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे वो लाइन 700 के अकॉर्डिंग अमेंड कर देना, ऑडिट तो हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे आप अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस करिए, सर हमें बुलाया गया था, हमें रखा गया था ऑडिट करने के लिए, बट ऑडिट तो हो ही नहीं पाया। क्यों, उसका कारण जो मैटर्स हम आपको यहां बता रहे हैं। दिस इज द थिंग जो आपको मैं वहां पे बता रहा था, द एक्स्ट्रा वर्ड, ये लिखना जरूरी है कि वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट द एफएस ऑफ दिस कंपनी, बट सर हमारी कुछ इनएबिलिटी है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द SAAE एंड ऑल, ये सारी चीज हुआ क्लियर। तो ये डिफरेंसेस इसीलिए मैंने इलस्ट्रेशंस साथ में स्कैन करी, ताकि आप लोगों को ड्राफ्टिंग दिखे कि प्रैक्टिकली यहाँ पे कैसे करा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, आइए सर आफ्टर दैट ये 705 की आपकी समरी है काइंड ऑफ। क्लियर, क्या चीज, हाँ वो अथॉरिटी, दोज चार्ज विद अथॉरिटी एंड ऑल, जो भी है। क्लियर, 706 से पहले, 706 हम बाद में करेंगे, पहले आप आइए टाइप्स ऑफ ओपिनियन, अपना टॉपिक चल ही रहा है तो कुछ पार्ट इसी पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नॉर्मली। क्लियर, सबसे पहले आप यहाँ पे जितना कुछ नेक्स्ट ऑन रीड आउट करेंगे, मतलब अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ लेते हैं, अगले सबके 5-5 पहले पॉइंट कॉमन मिलेंगे। जो बड़े बड़े पेज आपको देखने को मिल रहे हैं, सबके पहले 5 पॉइंट आपको सेम मिलेंगे। क्लियर, तो जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले होंगे मैं आपको वही बता रहा हूं, पढ़िए सबसे पहले। हाँ जी सर, द ऑडिटर्स ओपिनियन can broadly be divided into two categories, unqualified opinion and modified opinion. बिल्कुल, और इनके साथ डील कौन करता है, SA 700 एंड 705। 700 कहां पे लगता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एक्सप्रेस क्या करना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और जहां पे मॉडिफाइड करनी है वहां पे कौन लगेगा, 705। एंड 700 अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते टाइम आप क्या क्या कंसीडर करेंगे, पेज नंबर 1 चैप्टर 11 पेज नंबर 1 चेक कर लो, वही रिपीट पॉइंट्स देख लो, एक बार देख लिया करो। क्लियर, 700 ऐसे ओपन करिए कि वाइल ड्राफ्टिंग द अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप क्या क्या कंसीडर करेंगे, सर एविडेंसेस का सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना, मिस स्टेटमेंट्स का जो मटेरियलिटी है उसको काउंट करेंगे, adequacy of disclosures, consistency of accounting policies, reliability and relevancy of financial information, repetitive सारा। चलिए
मोर ओवर इन केस ऑफ, हाँ जी, fair representation framework, we shall also consider the overall presentation structure and the content of the FS and whether it achieves the fair presentation. The wording of his opinion paragraph is as follow. मतलब सर पढ़ने वाला तो इसमें ये है सिर्फ क्या चीज कि सर आपकी वर्डिंग क्या होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन all material respect in accordance with the applicable FRF and according to the compliance framework, जो भी आपके ऊपर होगा. Clear? The auditor report shall include a section directly following the opinion section with the heading क्या basis for. उल्टा इसमें तुम वो बताते थे क्या चीज कि हमने जो ऑडिट करा वो एज पर द एसएस करा, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरे वे से इंडिपेंडेंस होकर, वो सारा कुछ आपने जो एसएस 700 में पढ़ा सेम चीज. अब आजा फर्स्ट पॉइंट सेम, क्वालिफाइड में देखता जा, फर्स्ट पॉइंट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ में जाकर थोड़ा सा यहां से चेंज. मतलब पहले 4 पॉइंट तो आपको पढ़ने ही नहीं है. आगे पढ़ियो सर. क्वालिफाइड होने के कारण क्या थे बताओ. क्वालिफाइड होने के कारण ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं बट प्रिवेसिव नहीं है. ऑडिटर ने अनेबलनेस शो करी कि वो एसएई कलेक्ट नहीं कर पाया एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो मटेरियल हो सकती है, प्रिवेसिव, वो क्वालिफाइड ओपिनियन. यही पॉइंट तो चल रहे हैं. मैं तभी कह रहा हूं कि ओपिनियंस के, बट सर ये क्वांटम अच्छा दिया गया, समटाइम्स ब्रीफिंग में शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया काइंडली ब्रीफ डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन कि वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन बताओ जी होती क्या है. 5 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो फिर इतना कंटेंट देना पड़ेगा. ये तो अलग किया जा रहा है कि पर्टिकुलर अलग पॉइंट कौन से हैं, ये 4 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स, बट ओवरऑल कंटेंट में तो सारा आएगा ना. आगे चलिए. यस प्लीज. हाँ जी. तो यहाँ पे एक बार एज पर एस 705. यस. Auditor expresses qualified opinion when he concludes that that there is a material misstatement in the FS, but it is not pervasive so as to require an adverse opinion, or when his inability to obtain the SAE is material but not pervasive so as to require the disclaimer of opinion. जो आपके सामने अभी मैं लाइन रिपीट करके चुका था वही लिखी हुई है. एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स में आपके पास जो आपने पढ़ा इसकी वर्डिंग क्लियर, एंड उसके कुछ अदर पॉइंट्स, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात को लेकर कि वो ये सारे मैटर्स क्या करेगा सर, एक तो पैरा में प्रोवाइड करेगा और प्लस ये मैटर कम्युनिकेट करेगा टू द TCWG. 705 का लास्ट वर्ड क्या था, मॉडिफाई होने के कोई भी कारण अगर होंगे तो ये सारा मैटर आप कम्युनिकेट करेंगे विद द TCWG. वही सारा वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट, लाइन वाइज देख ले अकेला. क्लियर. अब नेक्स्ट ऑन बैठ के यहीं पे अभी कंप्लीट करिए एडवर्स ओपिनियन और उसके नीचे डिस्क्लेमर ओपिनियन. फटाफट एक बार लाइन बाय लाइन टिक करते रहिए. कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है जी इस वाला. क्लियर. एंड बेसिकली 706 नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे. मैं ज्यादा इसको एकदम से फास्ट नहीं लेना चाहता. एंड थोड़ी सी कैरो की एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी. मैक्सिमम इस पे हम 2 लेक्चर्स और सोच रहे हैं, अगर अच्छे से भी लेकर चलें 2 लेक्चर्स में बड़ा प्रॉपर वे से कैरो के साथ इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करें. इज दैट क्लियर. चलिए जी फास्ट रिवाइज करिए जल्दी. And rest we will do in the next part by starting essay 706.